चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी की जो घटना है, हम में से लगभग लगभग सारे लोगों ने सुनी, जिसमें कुछ लड़कियों के एमएमएस के वायरल होने का दावा किया जा रहा है और दावा ये किया जा रहा है कि लगभग 60 से ज़्यादा लड़कियों के एमएमएस अश्लील तस्वीरें, अश्लील वीडियोस को, उनके नहाते हुए वीडियोस को रिकॉर्ड किया गया और रिकॉर्ड करने के बाद एक लड़की ने, उनके साथ की एक लड़की ने ही अपने एक बॉयफ्रेंड, अपने एक दोस्त को जो कि शिमला में रहता है, उस लड़के को भेज दिया है। तो इस वजह से आज पूरे देश में एक तरह से दर्द का माहौल, एक तरह से तकलीफ का माहौल है। लोग भड़के हुए हैं, लोगों के अंदर गुस्सा है, लोगों के अंदर आक्रोश है कि अगर हम अपनी बच्चियों को, अपनी बेटियों को कहीं बाहर पढ़ने भेजते हैं एक भरोसे के साथ कि किसी जगह जा रही है हमारी बच्ची, हमारी बहन, हमारी बेटी पढ़ेगी, तो इसके साथ अगर ऐसी घटनाएं होंगी तो कौन अपनी बेटी को, कौन अपनी बहन को बाहर पढ़ने के लिए भेजेगा। इस वजह से, इस घटना की वजह से, इस मामले की वजह से पूरे देश में आज गुस्सा है। लोग जल्द से जल्द इंसाफ चाहते हैं। सैकड़ों लोग सड़क पे भी उस दिन उतरे थे और गुस्सा होना भी चाहिए। मेरा खुद का मानना है कि जब ऐसी घटनाएं हमारे देश में होती हैं तो लोगों के अंदर गुस्सा होना चाहिए। अगर गुस्सा नहीं होता तो गलत बात है। गुस्सा हो, विरोध प्रदर्शन हो, धरना हो और जल्द से जल्द ऐसा प्रेशर बनाया जाए कि जो इस घटना में संलिप्त हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि लोगों को सड़क पे आना चाहिए, गुस्सा होना चाहिए, क्योंकि एक बार ऐसे इससे कई गुना बड़ी घटना हुई थी, जिस घटना को लोगों के गुस्से का सामना जब नहीं करना पड़ा, उन्हें, लोगों को गुस्सा नहीं फूटा, लोग सड़क पे नहीं आए, और इस तरह से जैसे आज प्रदर्शन हो रहा है, इस तरह से जब प्रदर्शन नहीं हुआ तो इस घटना में, जिसमें लगभग 200 से ज़्यादा बच्चियों की, 200 से ज़्यादा लड़कियों की ज़िंदगी खराब हो गई, बर्बाद हो गई। आज भी उनमें से कई लड़कियां तो अपनी जान दे चुकी हैं, कई लड़कियां आज भी घुट घुट के जी रही हैं। इतनी बड़ी घटना के दोषियों को आज भी कोई ठीक से ठोस, कोई सॉलिड सजा नहीं मिल पाई। इसलिए मैंने कहा कि आपके अंदर गुस्सा होना चाहिए। तो आज की जो कहानी है, आज की जो सच्ची घटना है, ये इसी घटना के बारे में है। चूंकि इस घटना में लगभग 200 से ज़्यादा लड़कियों से बार बार शहर के कई लोगों ने रेप किया, उनके अश्लील वीडियोस बनाए, उन वीडियो को पूरे शहर में वायरल कर दिया। इस घटना के ये परिणाम हुआ कि लगभग 6 लड़कियों ने अपनी जान दे दी और कई लड़कियों के रिश्ते केवल उस जगह से, उस खास स्कूल से संबंध रखने की वजह से टूट गए। तो अब सीधा चलते हैं आज की इस कहानी के ऊपर। लेकिन कहानी शुरू करूँ उससे पहले आपसे वही अनुरोध, वही निवेदन कि अगर आप हमारे वीडियो पे नए हैं, हमारे चैनल पे नए हैं, तो वीडियो को एक लाइक, एक प्यारा सा कमेंट, एक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। क्योंकि जब आप लाइक करते हैं, जब आप कमेंट करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, तो आप अपने तरीके से, अपनी तरफ से मुझे एक गिलास ग्लूकोज दे देते हैं कल की मेहनत के लिए, कल और अच्छा काम करने के लिए और अच्छी अच्छी कहानियां लाने के लिए। तो आपसे वही अनुरोध, वही निवेदन कि एक लाइक, एक कमेंट, एक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो अब सीधा चलते हैं आज की इस कहानी के ऊपर। तो साल 1991 में अजमेर शरीफ में एक लड़की, अजमेर शरीफ मैंने इसलिए बोला चूंकि अजमेर जो है अजमेर शरीफ की वजह से ही जाना जाता है, एक लड़की बदहवास सड़क पे दौड़ती हुई जा रही थी और चूंकि उसका बोर्ड था, उसको कोई साधन नहीं मिल रहा। तो 1991 में ये ऑटो रिक्शा, ये सारी चीज़ें बहुत दुर्लभ थी। इतनी हर जगह जैसे आज जो है कि एक इशारा दो तो 20 गाड़ी आ जाती, ये सारी चीज़ें 1991 में नहीं थी। तो लड़की बदहवास पैदल सड़क पे दौड़ती हुई जा रही थी। तभी उस लड़की के बगल एक कार उस बगल आके रुकती है। उस लड़की को एक आदमी, उसी कार से निकलते हुए एक लड़का निकलते हुए पूछता है कि क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों दौड़ रही हो। तो लड़की बताती है कि मेरा बोर्ड का एग्ज़ाम है और मैं लेट हो रही हूँ और मुझे लगा था कि कोई रिक्शा, कोई ऑटो मिल जाएगा, लेकिन आज पता नहीं क्यों कोई रिक्शा, कोई ऑटो नहीं मिल रहा है और मैं बहुत लेट हो रही हूँ, इसलिए मैं दौड़ते हुए जा रही हूँ। तो जब वो लड़का ये बात सुनता है तो उस लड़की से कहता है कि अगर तुम्हें एतराज़ ना हो, तुम्हें कोई दिक्कत ना हो, तो तुम मेरी कार में बैठ जाओ, मैं भी उसी दिशा में जा रहा हूँ, उस जगह पे जा रहा हूँ और मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। तो जब ये बात लड़की सुनती है और उसे वास्तव में बहुत देर हो रही थी, तो बिना कुछ सोचे विचारे, ज़्यादा विचार नहीं करती, उस कार में बैठती और कहती है कि भैया मुझे छोड़ दीजिए। तो लड़का कहता है कि यार छोड़ने को छोड़ दूंगा, लेकिन भैया ना बोलो। अब थोड़ा सा दोनों में हंसी मजाक होता है। उसके बाद लड़का तेजी से कार चलाता है और कार चलाने के बाद जो सोफिया गर्ल्स स्कूल था वहाँ पे उस लड़की को छोड़ देता है और छोड़ के लड़की अपने एग्जाम में चली जाती है और लड़का अपने काम से जहाँ जा रहा था वहाँ चला जाता है। मामला रफा दफा हो जाता, बात आई गई हो जाती है। अब एक दिन फिर जब वो लड़की ऐसे ही जा रही थी तो वो कार उस लड़की के बगल फिर से आके रुकती है। अब चूंकि ये जान पहचान थोड़ा सा हो जाती है, तो जैसे ही लड़का इशारों में पूछता है तो लड़की भी चुपचाप गेट खोल के आके बैठ जाती है। फिर दोनों बातचीत करते हुए उस स्कूल के पास जाते हैं। स्कूल के पास वो लड़की उतरती है, उतर के चली जाती है। अब धीरे धीरे ये जो सिलसिला था, ये कार से छोड़ने के, ये सारी चीज़ें, ये सिलसिला धीरे धीरे बढ़ता गया। उसके बाद फिर ये दोनों एक जगह पे एक दूसरे से एक जगह मिलना भी शुरू कर दिए, स्टार्ट कर दिए। किसी रेस्टोरेंट में जाके कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीते
और लड़की का भी थोड़ा सा अपने आप में एक रुतबा बढ़ रहा था कि वो एक आदमी, एक लड़का उसे कार से छोड़ने आ रहा, उसका दोस्त है। हालांकि उसके दिमाग में कुछ और नहीं था, उसके दिमाग में ये था कि मेरा एक दोस्त है जो मुझे कार से डेली पेपर के लिए छोड़ता है। तो धीरे धीरे वो लड़की भी उस लड़के की तरफ अट्रैक्ट होती है, क्योंकि 1991 में कार वगैरह सारी चीज़ें बड़ी रेयर थे। अगर कोई रईस ज़्यादा आके कर रहा है तो जाहिर सी बात है लड़की थोड़ा सा तो अट्रैक्ट होगी। तो जब वो लड़की धीरे धीरे अट्रैक्ट होती है, उस लड़के की तरफ बहकना चालू करती है, तो धीरे धीरे इन दोनों की जो दोस्ती थी वो प्यार में बदल जाती है। और प्यार भी ऐसा कि एक दूसरे के लिए कुछ भी करने को, कुछ भी एक दूसरे के लिए कर गुजरने को तैयार हो जाते हैं दोनों। तो फिर एक दिन लड़का कहता है कि अगर तुम्हें एतराज ना हो, तुम्हें कोई आपत्ति ना हो, तो तुम मेरे फार्म हाउस पे चलोगी आज पेपर के बाद। अब लड़की भी चूंकि उस लड़के से प्यार करती थी, तो लड़की ज़्यादा मना नहीं करती, ज़्यादा मान मनोबल नहीं करती, और चुपके से राजी हो जाती है और उस लड़के के साथ उसके फार्म हाउस पे चली जाती है। और वहां जाने के बाद इन दोनों ने शारीरिक संबंध बनाए, एक दूसरे के साथ फिजिकल रिलेशन बनाया। और फिजिकल रिलेशन बनाने के बाद जब वो लड़की कपड़े पहनने वाली होती है, तो लड़का उस लड़की की अपनी कैमरे से, क्योंकि उस टाइम के जो मोबाइल थे, शायद 1991 में इंडिया में मोबाइल शुरू में ही आया था, तो जो मोबाइल थे उसमें कैमरा वगैरह नहीं था। तो आप में से जो जानते होंगे, पहले के जो कैमरे थे उसमें नेगेटिव लगते थे, रील लगते थे, ये सारी चीज़ें होती थी, और फिर कहीं जाके एक स्टूडियो में फोटोज निकाली जाती थी। बड़ा लंबा प्रोसेस होता था। तो उस लड़की की जब वो लड़का फोटो खींचने कहता है, तो लड़की की यही सबसे बड़ी गलती उस लड़की की यही थी कि वो लड़की मना नहीं करती और चुपचाप से अपनी अश्लील फोटो, चूंकि वो प्यार में पागल थी उस लड़के के, अपनी अश्लील फोटोज खिंचवा लेती है। अब लड़का भी खुशी खुशी फोटो खींचता है और उसकी जो रील्स थी, उसके जो नेगेटिव्स थे, उसको स्टूडियो में देता है फोटो निकलवाने के लिए। अब चूंकि जो लड़का था बेहद रसूखदार था, वो लड़का जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की जो दरगाह है, उसके जो खादिम है, जैसे मंदिरों में पुजारी होते वैसे वहाँ पे खादिम है, तो उनके ही संबंधी, उनके एक रिलेटिव का लड़का था, शायद उनका कुछ भतीजा लगता था। और वो लड़का, उसका नाम फारूक चिश्ती था, और उस समय वो कांग्रेस का यूथ का अध्यक्ष था, कांग्रेस यूथ अध्यक्ष था वो। तो अपने आप में उसका एक पूरे शहर में एक रसूख था, एक रुतबा था। इधर ये दरगाह से संबंध रखता था, उसके खादिम से संबंध रखता था, इधर कांग्रेस पार्टी का यूथ अध्यक्ष था। तो पूरे शहर में उसका नाम था, उसका रुतबा था, पैसे की कोई कमी नहीं थी। तो इस वजह से स्टूडियो में जाता और कहता कि सारी फोटोज निकाल दो। जाहिर सी बात है कि स्टूडियो का जो मालिक था, जो ऐसे लोग थे, वो भी इस आदमी से जुड़े हुए थे। और जब ये सारी चीज़ें होती हैं तो आमतौर पे जो लड़कों की आदत होती है, आदमियों की आदत होती है कि अगर कोई उसकी गर्लफ्रेंड बने, वो सारे ऐसे काम करते हैं। तो इस घटना को, इस चीज़ को, ऐसी चीज़ों को वो लोग बढ़ चढ़ के अपने दोस्तों में वाहवाही लूटने के लिए बताते हैं। तो ऐसे ही फारूक जो था, उसके जो दोस्त थे, उसी कांग्रेस यूथ के जो वाइस प्रेसिडेंट था नफीस, और उसका जॉइंट सेक्रेटरी अनवर, इनको ये बताता है और वो फोटोज इन दोनों को दिखा देता है। तो इन दोनों के मन में एक तरह से लालच उस लड़की के लिए और एक तरह से वासना जागती है। और फिर ये दोनों नफीस और अनवर फारूक से रिक्वेस्ट करने लगते हैं, बार बार कहने लगते हैं कि यार हमें भी एक बार मिलवा दो, हमें भी एक बार मिलवा दो। और वो ऐसी सारी चीज़ें, अश्लील चीज़ें कहने लगते हैं, तुम तो भाई हो, तुम तो भाई हो। तो शुरू में जो फारूक था वो मना करता है, लेकिन जब ये दोनों बार बार कहते हैं, बार बार ऐसी जिद करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, तो एक बार वो फारूक जो था उस लड़की को फिर से बुलाता है। और जब बुलाता है, लड़की फार्म हाउस पे आती है, तो देखती है कि फारूक के साथ नफीस और अनवर, ये दोनों लोग थे। अब लड़की मना करती है, कहती है कि मुझे जाना है, मुझे जाना है। तो जब लड़की ऐसी जिद करती है, जब ये सारी बातें बोलती है, तो जो लड़का उससे इतना ज़्यादा प्यार करता था, इतना अच्छा रिलेशन था, सारी चीज़ें थी, लड़की को लगता था कि मुझसे शादी करेगा, ये सारी चीज़ें थी, वही लड़का अब वो सारी फोटोग्राफ उस लड़की के मुंह पे मारते हुए कहता है कि अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे, इन लोगों के साथ रिलेशन नहीं बनाओगे, फिजिकल रिलेशन नहीं बनाओगे, सेक्स नहीं करोगे, तो ये सारी चीज़ें, ये सारी तस्वीरें, ये सारी फोटोग्राफ्स मैं वायरल कर दूंगा। और इसके जो बड़े बड़े पोस्टर, चूंकि तुम मुझे जानती हो कि मैं कांग्रेस का अध्यक्ष हूँ, तो पोस्टर बनवाना मेरे लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मैं ऐसे बड़े बड़े पोस्टर बनवा के पूरे शहर में इसकी होर्डिंग लगवा दूंगा। अब लड़की जब इतना सुनती है तो उसके पैरों तले एक तरह से जमीन खिसक जाती है। अब लड़की बेचारी अपनी इज्जत बचाने के लिए और अपने आबरू को इन 3 लोगों में ही कैद रखने के लिए, ताकि बात बाहर न जाए, ना चाहते हुए भी इन तीनों के साथ फिर से शारीरिक संबंध बनाती है और ये तीनों उसका रेप करते हैं। अब फिर जब इन लोगों का मन होता, उस मासूम को, उस बेचारी को, हाई स्कूल की लड़की को, हाई स्कूल की बच्ची को बार बार अपने फार्म हाउस पे बुलाने लगे और बार बार उसके साथ जिंदगी करते। जो प्यार था, जो सारी चीज़ें थे, वो पता नहीं कहाँ गायब हो गई थी।
और ये तीनों लोग बार बार उसका गैंगरेप करने लगे। तो इस लड़की ने एक बार बर्दाश्त किया, 2 बार बर्दाश्त किया, 10 बार बर्दाश्त करने के बाद ये लड़की हाथ जोड़ के फारूक से कहती है कि फारूक, मैंने तुम्हें प्यार किया था, अगर तुमने मुझसे कहीं प्यार किया हो, कुछ भी किया तो प्लीज़ मुझे इससे आज़ाद कर दो, बाहर निकाल दो, और ऐसी चीज़ें मेरे साथ अब दोबारा ना करो, नहीं तो मैं अपनी जान दे दूंगी। तो जब फारूक ये सारी चीज़ें सुनता है तो फारूक और ये दोनों लोग उससे कहते हैं, उस लड़की से कहते हैं कि ठीक है, हम तुम्हें जाने देंगे, दोबारा नहीं बुलाएंगे, लेकिन तुम्हें एक काम करना होगा। तो लड़की कहती है कि बताओ क्या। तो फिर ये तीनों कहते हैं कि तुम्हें किसी और लड़की को मेरे फार्म हाउस पे लाना होगा। अब लड़की अपनी इज्जत बचाने के लिए अपनी ये सारी चीज़ें, नहीं अगर तुम ऐसा नहीं करती हो, उसके बाद ये लोग कहते हैं तो ये सारी होर्डिंग्स, ये सारी चीज़ें हम वायरल कर देंगे। तो लड़की अपनी इज्जत बचाने के लिए, अपनी आबरू बचाने के लिए अपने स्कूल से कुछ लड़कियों को बहला फुसला के लाती है, एक लड़की को, और लाने के बाद ये तीनों लोग उसके साथ भी सेम वैसे ही रेप करते हैं और उसकी भी तस्वीर क्लिक करते हैं, और फिर तस्वीर बनने के बाद कहते हैं कि अब तुम डेली आओगी, नहीं तो फिर हम ये तस्वीरें वायरल कर देंगे। तो जो चीज़ें एक लड़की से शुरू हुई थी, अब ये 2 लड़कियों पे हो गया था। अब इसके बाद फिर इस लड़की से रेप करते हैं, फिर इससे कहते हैं तुम किसी और को लेके आओ। अब ऐसे ऐसे करके एक के बाद दूसरी आती है, दूसरी के बाद तीसरी आती है, तीसरी के बाद चौथी आती है। ऐसे ऐसे करके लगभग 200 लड़कियां इस फार्म हाउस पे आ चुकी थी, और फारूक, अनवर और नफीस ये तीनों बारी बारी से लगभग 200 लड़कियों का रेप करते हैं। ये तो कहानी का पहला पहलू हो गया। अब इधर जिस स्टूडियो में, जाहिर सी बात है इनके दोस्त का या फिर इनके परिचय का ही स्टूडियो था, जहाँ पे ये तस्वीरें बनने को देते थे, जहाँ पे ये सारी चीज़ें होती थी, जहाँ पे निगेटिव्स देते थे कैमरे से फोटो क्लिक करने के बाद, वहाँ पे जो काम करते थे, चाहे वो पेपर बॉय हो, चाहे ऐसे जो लोग थे जो वहाँ पे काम करते थे, जब ये सारी तस्वीरें बनाते थे तो जैसे 2 कॉपियाँ बनानी थी, 3 कॉपियाँ बनानी थी, तो उनके मन भी एक तरह से जो वासना थी, काम वासना जागती है, और उसके बाद वो एक एक कॉपी अपने लिए भी बना के रखते जाते हैं। यानी अगर 200 लड़कियों की फोटोज़ उनके पास थी तो 200 लड़कियों की वही फोटोज़ इन लोगों के पास भी थी। तो जब ये सारी चीज़ें होती हैं, जब ये सारा मामला धीरे धीरे बढ़ता जाता है, तो फिर इन लोगों के दिमाग में भी ये चीज़ें आती है, जो स्टूडियो के लोग थे, कि क्यों ना हम भी ब्लैकमेल करें। और उन्हीं में से कुछ लोग जब एक तस्वीर में देखते हैं कि एक लड़की ड्रेस पहने हुए है, उस ड्रेस पे सोफिया गर्ल्स स्कूल लिखा है, तो उन्हीं में से कुछ लोग उस गर्ल्स स्कूल के पास जाते हैं और उस लड़की को पहचानते हैं, शिनाख्त करते हैं, और फिर सारी सारी जो लगभग 200 लड़कियां उनकी शिनाख्त करते हैं। तो फिर बारी बारी से ये लोग भी इधर ये फारूक और ये सारे लोग ब्लैकमेल कर रहे थे, अब इधर ये स्टूडियो वाले भी ब्लैकमेल करने लगते हैं। अब लड़कियां अपनी इज्जत बचाने के लिए इनके साथ भी सहमति दिखाती हैं, ये लोग भी इनका गैंगरेप करते हैं। फिर तस्वीरें 2 लोगों से बढ़ के 4 लोगों में जाती है, फिर 4 लोग गैंगरेप करते हैं। फिर तस्वीरें बढ़ती फैलती चली जाती हैं, लोगों के पास जाती चली जाती हैं, और लगभग 10-20 लोग डेली अब इन लड़कियों से रेप करने लगे। और इधर जो ये नफीस, अनवर और फारूक थे, अब इनके दिमाग में घिनौना एक घटिया आइडिया आता है। अब ये अपनी पार्टी में और अपनी ये सारी चीज़ें मजबूत करने के लिए, अपने कद को और ऊंचा करने के लिए, जो वहाँ पे अय्यास नेता थे उस समय के, अय्यास पुलिस वाले थे, अय्यास लोग थे, उनको भी अपने फार्म हाउस पे बुलाते, और इन्हीं में से जो लड़कियां होती थी किसी एक लड़की को बुलाते और ब्लैकमेल करके इन लोगों से रेप करवाते। यानी अब इन बच्चियों के, मासूम बच्चियों के, जिनकी उम्र मात्र 16 से 17 साल थी, इन बच्चियों की जो जिंदगी थी वो नर्क बन चुकी थी। इधर तस्वीरें भी इनकी पूरे जगह जगह फैलने लगी थी, जो भी पाता इन्हें ब्लैकमेल करता, इनके साथ रेप करता। अब ये लड़कियां अच्छे अच्छे घरों की थी, चूंकि जो ये स्कूल था बेहद कॉस्टली था, बेहद हाई रेपुटेटेड था, तो इसमें IAS IPS और ऐसे लोगों की बेटियां पढ़ती थी। तो अपने घर परिवार और अपनी इज्जत बचाने के लिए ये लड़कियां सबसे बारी बारी अपना रेप करवाती हैं। यानी 200 से 250 लड़कियों के साथ लगभग 50 लोगों ने रेप किया। अब सोचिए कितना बड़ा मामला था। इसी वजह से इस घटना को पूरे हिंदुस्तान का सबसे बड़ा सेक्स स्कैंडल भी कहा जाता है। अब जब बारी बारी से और लगभग रोज ही लड़कियों के साथ ऐसे गलत काम होने लगे, तो कई लड़कियों ने अपनी इज्जत देने के बजाय, जब उनके बर्दाश्त की सारी चीज़ें बाहर हो जाती हैं, तो ये लड़कियां अब अपनी इज्जत देने के बजाय अपनी जान देना ज़्यादा मुनासिब समझती हैं। और बारी बारी से सोफिया गर्ल्स स्कूल की कुछ लड़कियां अलग अलग समय पे, एक एक महीने के 15-15 दिन के अंतर पे लगभग 6 लड़कियां सुसाइड कर लेती हैं। तो जब ये बात सामने आती है कि एक ही स्कूल की 6 लड़कियां बारी बारी से सुसाइड कर रही हैं, तो यहाँ से फिर एक जांच का, एक चर्चा का विषय होता है कि ऐसा क्या हो गया जिस वजह से ये लोग सुसाइड कर रही हैं लड़कियां, क्या कोई बोर्ड का मामला है। तो फिर जब जांच की जाती है
तो उसी में से एक आदमी, जब जांच, शायद पुलिस वालों को ये सारी चीज़ें पता थी, लेकिन पुलिस वाले भी उन लड़कियों से रेप करते थे। तो उसी में से एक आदमी जब ये तस्वीर पाता है, तो वहाँ का एक बड़ा फेमस नवज्योति, एक न्यूज़ का पत्रकार है, एक अखबार निकलता है और दैनिक अखबार है। तो जब वहाँ पे जाता है एक आदमी, जब ये सारी तस्वीरें पाता है, तो सीधा सीधा भाग के वहाँ के एक संपादक के पास जाता है और कहता है कि सर ऐसी ऐसी घटनाएं हो रही हैं, इस वजह से ये लड़कियां सुसाइड करती हैं। और जब उसमें नाम आता है फारूक का, नफीस का, अनवर का, ये सारी चीज़ें होती हैं, तो किसी पत्रकार में हिम्मत नहीं थी, शायद वो कई और जगह गया था, लेकिन किसी में हिम्मत नहीं थी कि इस घटना को अपने अखबार में, अपने मीडिया से प्रकाशित कर सके, क्योंकि उस समय कांग्रेस का और ऐसे लोगों का जो दबदबा था। और सबसे बड़ा मामला जिस वजह से इसको दबाया जा रहा था, क्योंकि जिन लड़कियों का रेप हुआ था उसमें से 99% हिंदू थी और 1% शायद, वो भी अब कहने की बात है, कितनी सच्चाई है, कितनी चीज़ें हैं ऐसी, ये सब कहने की बात है। लगभग 1% ही हिंदू थी और 99% मुसलमान थी। अरे माफ़ कीजिएगा, 1% मुसलमान थी और 99% हिंदू थी। तो पुलिस वालों को लगता है, जब ये अखबार वाले जाते हैं पुलिस वालों के पास और कहते हैं कि आप इस पर कार्रवाई कीजिए, तो पुलिस वाले उन्हें एक बचकाना सा रीज़न ये दे देते हैं कि अगर हम इस पर कार्रवाई करेंगे तो हमारे देश में और खासकर अजमेर में जो हिंदू मुस्लिम का एक बॉन्डिंग है, जो भाईचारा, वो खराब हो जाएगा। मतलब आप सोच के देखिए कि 200 लड़कियों की इधर जिंदगी खराब हो रही थी और पुलिस वाले हिंदू मुस्लिम का भाईचारा बचा रहे थे। तो जब उस संपादक को कुछ समझ नहीं आता, नवज्योति के संपादक को कुछ समझ नहीं आता, तो फिर उसको एक ही रास्ते, एक ही तरकीब, एक ही चीज़ दिखाई देती है। वो इन तस्वीरों को ब्लर करता है और अपने अखबार में छाप देता है और बाकी कुछ लड़कियों से मिलता है, उनका इंटरव्यू वगैरह लेता है और बताता है कि तुम्हारा नाम, तुम्हारा पहचान गुप्त रखा जाएगा, तुम डिटेल में बताओ क्या हो। तो लड़कियां बताती हैं और ये पूरी हिम्मत करके, क्योंकि ये तीनों जो नाम थे और इसमें बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े लोग शामिल थे, तो अपनी जान की, अपनी ये सारी चीज़ों की परवाह न करते हुए नवज्योति के जो संपादक थे, उनका आज मैं कोट कोट धन्यवाद करता हूँ, वो बिना डरे ऐसी खबर को, इस सनसनीखेज खुलासे को छापते हैं। और जब ये खबर छपती है तो अजमेर में जो पढ़ते, जो लोग थे जिन्होंने ये खबर पढ़ी, उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। खासकर उस स्कूल में जिनकी बच्चियां पढ़ती थी, उन माँ बाप के तो होश फाख्ता हो गई कि हमारी बच्चियों के साथ ऐसी चीज़ें हो रही थी। अब इस पे भी जब ये चीज़ें होती थी, लोगों को लगता है कि एक्शन लिया जाएगा, तो जो बच्चियों के माँ बाप थे वो अपनी बच्चियों को स्कूल से बैठा के घर बैठा लेते, स्कूल छुड़वा के, कि तुम बाहर जाओगी तुम्हारी बदनामी होगी। इस वजह से अब कोई एफआईआर करे, कोई रिपोर्ट करे, तब तो कार्रवाई हो। अब लोग धरना देने लगते हैं, सारी प्रदर्शन चीज़ें होती हैं, लोगों में गुस्सा था, शहर जलते जलते बचा था, क्योंकि इसमें जो दरगाह के वो थे खादिम, उनके भतीजे का नाम था, ये सारी चीज़ें थी, कांग्रेस का नाम खराब हो रहा था। तो बीजेपी वाले धरने पे बैठते हैं, इधर कांग्रेस वाले बीजेपी पे इल्ज़ाम लगा देते हैं कि ये सारी चीज़ें बदनाम करने के लिए कर रहे हैं, बीजेपी वालों की साजिश है, ऐसी कोई चीज़ हुई नहीं है। तो इधर एक तरफ बच्चियों की ज़िंदगी खराब हो रही थी और एक तरफ उसमें लोग अपने राजनीतिक फायदे और हिंदू मुस्लिम की भावना को बचाए रखना चाहते थे। अब धीरे धीरे मामला फिर बढ़ता है, तुल पकड़ता है, लोग आगजनी करने लगते हैं, धरना होता है और फिर सारी लड़कियों से पूछताछ की जाती है। तो 200-250 लड़कियों में से केवल 30 लड़कियां शुरू में आगे आती हैं और कहती हैं कि हम गवाही देंगे। अब जब ये 30 लड़कियां सामने आती हैं, तो इन 30 लड़कियों को धमकी और ये सारी चीज़ें मिलना शुरू हो जाती हैं कि हमें क्या होगा, 1-2 साल की जेल होगी, हमारी तो सरकार है, लेकिन तुम्हारी जो तस्वीरें हैं, तुम्हारे जो फोटोज़ हैं, ये हम वायरल कर देंगे तो तुम्हारी ज़िंदगी खराब हो जाएगी। अब 30 में से लगभग 18 लड़कियां जब धमकी सुनती हैं, तो ये 18 लड़की बेचारी डर के शांत हो जाती हैं और कहती हैं हमें कुछ नहीं पता। अब बची टोटल 12 लड़की। अब जब ये 12 लड़की जैसे तैसे करके कंप्लेन करती हैं, तो इन 12 लड़कियों के भी घर वालों को ये सारी धमकियाँ दी जाती है कि आप अपनी बेटी से कहिए कंप्लेन वापस ले लें, नहीं तो हम उसकी ज़िंदगी खराब कर देंगे। तो 12 में से अब फिर 10 लड़कियां, उनके माँ बाप उनको डरा धमका के, समझा बुझा के कहते हैं कि कोई काम नहीं करना, अब जो होना था हो चुका, तुम क्यों गए, अपनी ही लड़कियों की गलती देके मामले को इन 10 लड़कियों को बैठा देते हैं। लेकिन लास्ट तक 2 लड़की टिकी रहती हैं, कहती हैं कि हमारी तो ज़िंदगी खराब हो गई, लेकिन हम किसी और की खराब नहीं होने देंगे। इसलिए 2 लड़की कंप्लेन करती हैं और लगभग इसमें 18 लोगों का नाम आता है। अब पुलिस फिर हरकत में आती है। अब उसमें 18 में बड़े बड़े रसूखदार लोग थे। अब आपको यहाँ से लगता होगा कि इन लोगों को गिरफ्तार किया जाएगा, अब न्याय मिल जाएगा, लेकिन असली कहानी तो अब यहाँ से शुरू होती है। जब इन 18 लोगों में से गिरफ्तार करने की कोशिश की जाती है तो लगभग 12 लोग गिरफ्तार होते हैं और आज तक सिर्फ 12 लोग ही गिरफ्तार हुए हैं। अब इस 12 में से जब मामला ट्रायल पे था तो 3 लोग
जो समाज का प्रेशर था, इन सब कारणों से जो लोग उनकी बदनामी हो रही थी, इस कारण से 3 लोग सुसाइड कर लेते, आत्महत्या कर लेते। अब बचे 9 लोग। 9 लोग में से 6 लोगों को उम्र कैद की सजा होती है। अब आपको यहाँ पे लग रहा होगा कि शायद ये मामला अब यहाँ पे उम्र कैद की सजा हो गई, तो आप यहाँ भी गलत हैं। उम्र कैद की सजा होने के बाद जब ये 6 लोग हाई कोर्ट का रुख करते हैं तो इनकी उम्र कैद की सजा को 10 साल की सजा में बदल दिया जाता है। यानी 200 लड़कियों से रेप और इन सारे मामलों की जो सजा थी वो मात्र 10 साल हो गई। अब यहाँ पे भी आप शासन प्रशासन और ऐसी चीज़ों का खेल देखिए। जो इसका जो मेन आरोपी था फारूक, वो अपना मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा लेता है और ये चीज़ दिखा देता है कि मेरी मानसिक स्थिति सही नहीं, मैं पागल हूँ। इस वजह से फारूक को कभी गिरफ्तार ही नहीं किया गया। अब आप सोच के देखिए कि एक आदमी 200 लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद कर देता है, 200 लड़कियों की ज़िंदगी खराब कर देता है। ऐसे आरोपी को, ऐसे हत्यारे को, जिसकी वजह से 6 लड़कियों ने सुसाइड किया, ऐसे इंसान को गिरफ्तार ही नहीं किया गया। और एक आदमी जो फारूक का ही कुछ खास था, पुरुषोत्तम, वो 1994 में जेल से बाहर आता है। सोचिए, घटना के 2 साल बाद ही उसे जमानत मिल जाती है। जेल से जब बाहर आता है तो बाहर आने के बाद ऐसी अफवाह, ऐसी खबर फैल गई कि उसने सुसाइड कर लिया, अपनी जान दे दी। लेकिन आज तक न उसकी बॉडी मिली, न सारी चीज़ें हुई, और ऐसा माना जाता है कि वो भारत से भाग के बांग्लादेश में छुपा हुआ है। तो आज 2022 में, और 2022 भी कहना गलत होगा, 2005 या 6 के बाद से इस घटना में जितने भी लोग थे जिन्होंने 200 लड़कियों के साथ ऐसी दरिंदगी की, ऐसा रेप किया, उनकी ज़िंदगी खराब कर दी। और आज भी अजमेर में जब किसी लड़की का रिश्ता होने जाता है, खासकर उस समय में जब कोई आदमी अपनी लड़की के रिश्ता लेके जाता है, तो सबसे पहले भाग के जो नवज्योति स्टूडियो है वहाँ जाता है और पूछताछ करता है, पूछता है उसके संपादक से कि आपके पास जो तस्वीर है, आप चेक कीजिए कि फला लड़की से मेरी लड़की का रिश्ता हो रहा है, क्या उस तस्वीर में इस लड़की का नाम है या नहीं। यानी लड़की के कैरेक्टर की जस्टिफिकेशन उस स्टूडियो से होता था। जब संपादक कह देता था कि नहीं ये लड़की नहीं है, तब जाके उस लड़की से शादी होती थी, वरना रिश्ता टूट जाता था। तो सोचिए 200 लड़कियों की, और ये आंकड़ा जो 200 है ये बहुत कम है रिकॉर्ड्स पे, बाकी और ये आंकड़ा, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं। तो अगर 200 भी मान के चलें तो 200 लड़कियों की ज़िंदगी खराब करने वाले आदमी को कभी गिरफ्तार नहीं किया गया, और जिन्हें गिरफ्तार किया गया कुछ को 2 साल पे, कुछ को 10 साल पे छोड़ भी दिया गया। और जो मास्टरमाइंड था उसने खुद को पागल घोषित करा के अपने आप को जमानत पे बाहर करा लिया और उसे कोई कठोर सजा नहीं मिली। तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी भारत के सबसे बड़े सेक्स स्कैंडल की, जो मैंने आपके सामने रखी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, कहानी अच्छी लगी हो, तो कहानी को लाइक कर लीजिएगा, एक सब्सक्राइब मेरे लिए कर लीजिएगा, एक कमेंट कर लीजिएगा, कोई सुझाव, कोई सजेशन हो तो प्लीज़ करिएगा। तो अब आपसे कल फिर मुलाकात होगी, लेकिन कहानी ख़त्म करूँ उससे पहले मैंने एक सवाल आपसे कम्युनिटी पोस्ट पे पूछा था कि नोकिया कंपनी मोबाइल बनाने से पहले क्या बनाती है। तो बहुत लोगों ने बहुत जवाब दिए, किसी ने घड़ी दिया, किसी ने साबुन दिया, लेकिन जो असल जवाब था, जो सही जवाब है, वो टॉयलेट पेपर है। नोकिया कंपनी मोबाइल बनाने से पहले टॉयलेट पेपर बनाती थी। तो जिन्होंने सही जवाब दिया आपको लाख लाख बधाई, जिन्होंने गलत जवाब दिया, जिन्हें नहीं पता, वो आज से इस जानकारी को जान लीजिए। तो आपसे कल फिर मुलाकात होगी किसी नई कहानी के साथ। तब तक अच्छे रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।